जहां शहर की एक सीधी सादी सी गली में एक बच्चा सुबह सुबह साइकिल पर अखबार डालता था। उसके पास ना तो महंगे कपड़े थे, ना ही बड़ी गाड़ी, लेकिन उसके पास था एक नजरिया, एक ऐसा नजरिया जिसने उसे वॉरेन बफे बना दिया। वही वॉरेन बफे जिसे आज पूरी दुनिया ओरेकल ऑफ ओमाहा कहकर जानती है। द वॉरेन बफेट वे कोई आम किताब नहीं है। ये उस सोच को समझने की एक चाबी है जिसने शेयर मार्केट की दुनिया को एक नई दिशा दी। लेखक रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम ने इसमें वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट के सिद्धांतों को बेहद आसान और गहराई से समझाया है। किताब हमें यह बताती है कि वॉरेन बफे सिर्फ स्टॉक्स नहीं खरीदते थे, वो बिजनेस खरीदते थे, और वो बिजनेस भी ऐसा जो समझ में आए, ईमानदार लोग चला रहे हों और जो लंबे समय में ग्रोथ दे सके। बफे का फॉर्मूला था सरल सोच, गहरी रिसर्च और लोभ से दूरी। वो उस वक्त खरीदते थे जब बाकी दुनिया बेच रही होती थी, और जब बाजार में शोर होता था तब वो शांत रहते थे। उन्होंने साबित किया कि अगर आपके पास धैर्य है, सोचने की क्षमता है और डर से ऊपर उठने की ताकत है, तो आप भी महान निवेशक बन सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। ये चैनल सिर्फ एक डिजिटल स्पेस नहीं है, ये एक ऐसा ठिकाना है जहां गांव की चौपाल की गर्मी और शहर की लाइब्रेरी की ठंडक एक साथ महसूस होती है। हम जानते हैं कि गांव में बैठा वो किसान जो शाम को रेडियो सुनता है और शहर में काम पर जाते वक्त ट्रैफिक में फंसा वो युवक जो ईयरफोन लगाए बैठा है, दोनों ही सीखना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। इसीलिए हमारी आवाज में है वो ठहराव जो गांव की जुबान में होता है, और है वो स्पीड जो शहर की जिंदगी मांगती है। हम आपकी जिंदगी में किताबों की शक्ल में वो रोशनी लाते हैं जो सोच बदलती है। हर शब्द में अपनापन है, हर लाइन में अनुभव की गर्मी है, और हर किताब में वो ताकत है जो जिंदगी की दिशा मोड़ सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वॉरेन बफे जैसा नजरिया आपकी आंखों में हो, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाया नहीं, समझदारी से बनाया जाता है, तो हमारे साथ इस किताब की यात्रा पर निकल पड़िए। 13 चैप्टर्स की ये सीरीज आपको उन सिद्धांतों से मिलवाएगी जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी की नींव बन सकते हैं। यही है हिंदी ऑडियो बुक चैनल का वादा। शहर के शोर में भी अपनापन और गांव की मिट्टी में भी ज्ञान की खुशबू। सुनिए दिल से, सीखिए समझदारी से, और बनाइए जिंदगी को बफेट वे से बेहतर। चैप्टर 1, वॉरेन बफे की सोच का मूल सिद्धांत। वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट रणनीति की शुरुआत होती है एक बेहद गहरी लेकिन सरल सोच से। एक अच्छा बिजनेस खरीदो सही कीमत पर और लंबे समय तक उसके साथ बने रहो। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले उसूल के पीछे छुपा है अनुभव, अवलोकन और वर्षों की मेहनत। इस चैप्टर 1 में लेखक रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम हमें वॉरेन बफे के उस मूल दर्शन से परिचित कराते हैं जिसे समझे बिना उनका तरीका अपनाना संभव नहीं। बफे के अनुसार इन्वेस्टिंग सिर्फ आंकड़ों और चार्ट्स का खेल नहीं है, यह एक सोचने समझने वाला निर्णय है जिसमें आपको बिजनेस को इंसानी नजरिए से देखना होता है, ना कि केवल नंबरों के जरिए। बफे का मानना है कि एक स्टॉक किसी कंपनी के हिस्सेदारी का प्रमाण है, और जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बनते हैं। इसीलिए वो हमेशा कंपनी की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ शेयर की कीमत पर। इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बफे कहते हैं कि निवेश में सुरक्षा का घेरा होना जरूरी है, यानी जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसकी कीमत उस कंपनी के आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो भी नुकसान की संभावना कम रहे। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि बफे की सोच पर बेंजामिन ग्राहम की गहरी छाप है। ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने बफे की सोच को नया आकार दिया। ग्राहम ने उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग की अवधारणा से परिचित कराया, यानी ऐसी कंपनियों में निवेश करना जिनका बाजार मूल्य उनकी असली कीमत से कम हो। लेकिन बफे ने इस विचारधारा को और आगे बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ सस्ते स्टॉक्स में निवेश करने की बजाय गुणवत्ता वाले बिजनेस की तलाश शुरू की, यानी ऐसी कंपनियां जिनके पास मजबूत ब्रांड, स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज और ईमानदार व कुशल प्रबंधन हो। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बफे का ध्यान
सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि समझदारी से कमाने पर होता है। वो हमेशा कह चुके हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसका मतलब यह नहीं कि नुकसान कभी नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि हर निवेश इतना सोच समझकर किया जाए कि जोखिम न्यूनतम हो। लेखक बताते हैं कि वॉरेन बफे का फोकस लॉन्ग टर्म पर होता है। वो किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसका पार्टनर बनने की भावना से करते हैं। उन्हें बार बार खरीदने और बेचने की कोई जल्दी नहीं होती। वो कंपनी को अंदर से समझते हैं, उसके भविष्य की दिशा देखते हैं और तब फैसला लेते हैं। इस चैप्टर 1 का सबसे बड़ा सबक यही है, इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है। यह एक सोचने समझने की प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, अनुशासन और गहराई से सोचने की कला सबसे ज्यादा मायने रखती है। वॉरेन बफे की सोच हमें सिखाती है कि पैसा कमाना आसान हो सकता है अगर हम बेसिक सिद्धांतों को समझें और भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखें। तो अब हम तैयार हैं अगले चैप्टर में यह जानने के लिए कि बफे कंपनियों का चुनाव कैसे करते हैं। लेकिन याद रखिए, निवेश करने से पहले खुद को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि सही सोच ही सफल निवेश की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, बिजनेस को समझने की कला। जब वॉरेन बफे किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो वो दरअसल उस कंपनी को खरीदते हैं। उनके लिए स्टॉक एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उस कंपनी की हिस्सेदारी होती है। यही सोच उन्हें बाकी इन्वेस्टर्स से अलग बनाती है। चैप्टर 2 में लेखक रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम हमें वॉरेन बफे की उस अनोखी दृष्टि से परिचित कराते हैं जिससे वो कंपनियों को देखते और समझते हैं। बफे का पहला सिद्धांत यह है कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको उसका बिजनेस पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर आप यह नहीं समझ पा रहे कि कंपनी कैसे पैसे कमाती है, उसका कंपटीशन क्या है, उसका भविष्य किस दिशा में जा रहा है, तो आपको उस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। बफे इसे अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, यानी ऐसा क्षेत्र जिसे आप अच्छे से समझते हैं वहीं पर निवेश करें। इस चैप्टर में एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे बफे ने कोका कोला में निवेश किया। उन्हें यह समझ आया कि कोका कोला का बिजनेस बहुत सीधा है। वो एक ऐसा ब्रांड है जिसे पूरी दुनिया में लोग जानते और पसंद करते हैं। बफे ने देखा कि इस कंपनी के पास एक मजबूत ब्रांड वैल्यू है, एक वफादार ग्राहक आधार है और यह बिजनेस समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। लेखक यह भी बताते हैं कि बफे कभी भी जटिल बिजनेस मॉडल्स से प्रभावित नहीं होते। वो ऐसे बिजनेस को चुनते हैं जो स्थिर हों, जिनकी मांग भविष्य में भी बनी रहे और जिनमें बदलाव की जरूरत कम हो। उनका मानना है कि जितना सरल बिजनेस होगा उतना बेहतर आप उसे समझ पाएंगे और उतना ही आत्मविश्वास के साथ उसमें निवेश कर पाएंगे। इस चैप्टर में बफे के निवेश करने के 4 बड़े मानदंड बताए गए हैं। पहला, बिजनेस को समझना। दूसरा, कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को आंकना। तीसरा, ईमानदार और सक्षम मैनेजमेंट। और चौथा, आकर्षक मूल्य निर्धारण। इन चारों को बफे बड़ी गंभीरता से परखते हैं। बफे ये मानते हैं कि अगर किसी कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा टेक्निकल है या लगातार बदलता रहता है तो उसमें स्थायित्व की कमी होती है। ऐसे में भविष्य का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बफे टेक्नोलॉजी कंपनियों से बहुत देर तक दूर रहे। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बफे के लिए निवेश करना सिर्फ पैसे लगाने का काम नहीं है, बल्कि यह एक बिजनेस निर्णय होता है। जैसे कोई उद्यमी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले हर बात का विश्लेषण करता है, वैसे ही बफे किसी कंपनी में निवेश करने से पहले हर पहलू की जांच करते हैं। बफे के शब्दों में, अगर आप नहीं समझते कि कोई कंपनी पैसा कैसे बनाती है, तो आप यह भी नहीं समझ पाएंगे कि वह कब और क्यों पैसा खो सकती है। यही वजह है कि उनके पोर्टफोलियो में ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनका बिजनेस मॉडल स्पष्ट, स्थिर और स्थायी होता है। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि निवेश की दुनिया में जल्दबाजी नहीं, समझ जरूरी है। एक निवेशक के रूप में आपकी सबसे बड़ी ताकत है समझने की क्षमता। जितनी अच्छी तरह आप किसी कंपनी को समझते हैं, उतनी ही समझदारी से आप उसमें निवेश कर सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। और यही वो मंत्र है जो वॉरेन बफे को आज भी अपने हर फैसले में मार्गदर्शन देता है।
अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि बफे किसी कंपनी की मैनेजमेंट टीम को कैसे आंकते हैं और ईमानदारी उनके लिए क्यों सबसे जरूरी गुण है। चैप्टर 3, ईमानदार और सक्षम मैनेजमेंट की पहचान। जब वॉरेन बफे किसी कंपनी में निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो वो सिर्फ उस कंपनी के प्रोडक्ट्स, मार्केट शेयर या ब्रांड वैल्यू को नहीं देखते। वो बहुत गहराई से यह परखते हैं कि उस कंपनी को चला कौन रहा है। चैप्टर 3 में लेखक रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम इस विषय पर विस्तार से बताते हैं कि बफे के लिए किसी कंपनी की मैनेजमेंट टीम कितनी अहमियत रखती है और वो उसे कैसे परखते हैं। बफे का मानना है कि एक अच्छी कंपनी भी लंबे समय तक सफल नहीं रह सकती अगर उसकी बागडोर गलत लोगों के हाथ में हो। उनके लिए मैनेजमेंट में सबसे पहला गुण है ईमानदारी, इंटेग्रिटी। बफे चाहते हैं कि कंपनी के लीडर्स शेयर होल्डर्स के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा वे अपने खुद के पैसों के साथ करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि बफे हमेशा यह देखना पसंद करते हैं कि कंपनी के टॉप मैनेजर्स ने खुद उस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर एक सीईओ खुद अपनी कंपनी के स्टॉक्स का मालिक है तो संभावना ज्यादा होती है कि वह लंबे समय के हित में सोचकर फैसले लेगा, न कि सिर्फ तात्कालिक मुनाफे के लिए। दूसरा गुण है कुशलता, कॉम्पिटेंस। बफे मानते हैं कि मैनेजमेंट को न सिर्फ नैतिक होना चाहिए बल्कि सक्षम भी होना चाहिए। उन्हें अपने इंडस्ट्री का गहरा ज्ञान होना चाहिए, मार्केट ट्रेंड्स को समझना आना चाहिए और बिजनेस को टिकाऊ और लाभदायक ढंग से चलाना आना चाहिए। बफे के मुताबिक मैनेजमेंट की असली परीक्षा तब होती है जब कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। एक अच्छा मैनेजमेंट टीम मुश्किल समय में भी स्थिर रहती है, भावनात्मक नहीं होती और लॉन्ग टर्म फोकस बनाए रखती है। तीसरी बात जो बफे मैनेजमेंट में देखते हैं वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एक कंपनी जो अपने निवेशकों के सामने सच्चाई से रिपोर्ट करती है, गलतियों को छिपाने की बजाय स्वीकार करती है और जटिल भाषा में बातें छिपाने की बजाय सरल और साफ शब्दों में संवाद करती है, बफे की नजर में भरोसे के काबिल होती है। लेखक हमें उदाहरण देते हैं बफे के निवेशों का, जैसे कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट और कोका कोला जैसी कंपनियों में निवेश किया क्योंकि वहां के मैनेजमेंट लोगों में न सिर्फ व्यावसायिक समझ थी बल्कि व्यक्तिगत ईमानदारी भी थी। उन्होंने देखा कि कंपनी के नेता शेयर होल्डर वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं और कंपनी को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में बफे की एक प्रसिद्ध बात भी सामने आती है। When a manager with a reputation for brilliance tackles a business with a reputation for bad economics, it is the reputation of the business that remains intact. यानी अगर कोई बहुत समझदार मैनेजर भी एक कमजोर बिजनेस में लग जाए तो बिजनेस की बुरी हालत वही की वही रहती है। इसका मतलब है कि सिर्फ अच्छा मैनेजमेंट ही काफी नहीं होता, बिजनेस की नींव भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस अच्छा है और मैनेजमेंट ईमानदार और योग्य है तो वो कंपनी वॉरेन बफे के लिए निवेश का आदर्श विकल्प बन जाती है। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि इन्वेस्टिंग केवल नंबर देखने का खेल नहीं है, यह भरोसे का रिश्ता भी है और यह भरोसा उस व्यक्ति या टीम पर होना चाहिए जो उस कंपनी को चला रही है। ईमानदार, सक्षम और पारदर्शी मैनेजमेंट एक सफल निवेश की रीढ़ होती है। अब जब हम जान चुके हैं कि वॉरेन बफे किसी कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे परखते हैं, तो अगला चैप्टर हमें यह बताएगा कि वो कंपनी की आर्थिक स्थिति और रिपोर्ट्स को कैसे समझते हैं और कौन से आंकड़े उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चैप्टर 4 आर्थिक रिपोर्ट्स को समझने की वॉरेन बफे की दृष्टि किसी भी कंपनी की मजबूती को परखने के लिए जरूरी है उसके नंबरों को पढ़ना। लेकिन सिर्फ नंबर पढ़ना ही काफी नहीं होता, उन्हें समझना ज्यादा जरूरी होता है। चैप्टर 4 में लेखक रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम विस्तार से समझाते हैं कि वॉरेन बफे किसी कंपनी की वित्तीय यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ते हैं और किन बिंदुओं को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। बफे हमेशा यह मानते आए हैं कि अगर आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं समझ पा रहे तो आपको उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट
यह तीनों ही दस्तावेज कंपनी की असली तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन सिर्फ सतही तौर पर देखने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं नेट इनकम की। बफे किसी कंपनी के लाभ को केवल उसकी कमाई से नहीं मापते, वो यह भी देखते हैं कि कंपनी यह लाभ कैसे कमा रही है। क्या यह लाभ असली ऑपरेशन से आ रहा है या केवल कुछ एक मुश्त लेन देन, बेचने या अकाउंटिंग की तकनीकों से। बफे उन कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं जो लगातार और स्थिर रूप से मुनाफा कमा रही हों। इसके बाद आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। यह आंकड़ा यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों का इस्तेमाल कितनी दक्षता से कर रही है। बफे ROE को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि यह किसी कंपनी की कुशलता और पूंजी का सही उपयोग दिखाता है। फिर बात आती है प्रॉफिट मार्जिन्स की। वॉरेन बफे उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनके प्रॉफिट मार्जिन्स समय के साथ सुधरते गए हों या फिर स्थिर रहे हों। एक मजबूत और स्थिर मार्जिन यह संकेत देता है कि कंपनी के पास किसी न किसी रूप में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, जैसे ब्रांड, वितरण नेटवर्क या ग्राहकों की वफादारी। बफे यह भी बहुत ध्यान देते हैं डेट लेवल्स पर। वो मानते हैं कि ज्यादा कर्ज के साथ चल रही कंपनी एक झटके में गिर सकती है, इसलिए वो उन कंपनियों को पसंद करते हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो और जो अपने ऑपरेशंस को मुख्य रूप से अपनी कमाई से चला पा रही हों। लेखक इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि बफे एक खास फाइनेंशियल मीट्रिक को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, ओनर अर्निंग्स। ये मेट्रिक बफे खुद इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नेट इनकम से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, नए प्लांट्स, मशीनरी इत्यादि के खर्च को घटा दिया जाता है। यह मीट्रिक बताता है कि कंपनी अपने असली बिजनेस ऑपरेशंस से कितना कैश जनरेट कर रही है। बफे के लिए कैश फ्लो बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं कि अकाउंटिंग मुनाफा कागज पर हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो हकीकत में होता है। यानी अगर किसी कंपनी के पास लगातार पॉजिटिव और बढ़ते हुए कैश फ्लो हैं, तो वह कंपनी असली में मजबूत है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बफे उन कंपनियों से दूर रहते हैं जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जटिल भाषा और भारी भरकम शब्दों में प्रस्तुत करती हैं। वो पारदर्शिता पसंद करते हैं। अगर कंपनी सीधी भाषा में और ईमानदारी से अपनी बात रख रही है, तो बफे का भरोसा बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कंसिस्टेंसी। बफे किसी कंपनी के नंबरों में स्थिरता चाहते हैं। वो ये देखते हैं कि पिछले 10-15 सालों में कंपनी की बिक्री, लाभ, मार्जिन्स और ROE में निरंतरता रही है या नहीं। उनके लिए एक सफल निवेश वही होता है जो लॉन्ग टर्म में सुरक्षित और भरोसेमंद हो। चैप्टर 4 हमें यह सिखाता है कि निवेश करने से पहले कंपनी के आर्थिक स्वास्थ्य को परखना बेहद आवश्यक है। सिर्फ ब्रांड या चर्चा से प्रभावित होकर निवेश करना बफे के सिद्धांतों के खिलाफ है। सही सवाल पूछना, आंकड़ों को समझना और उनके पीछे की सच्चाई जानना ही एक समझदार निवेशक की पहचान है। अब जब हमने जाना कि बफे कंपनी की आर्थिक रिपोर्ट्स को कैसे परखते हैं, तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि वॉरेन बफे मूल्य और कीमत के बीच के फर्क को कैसे समझते हैं, और यही फर्क तय करता है उनका हर निवेश निर्णय। चैप्टर 5 मूल्य और कीमत का अंतर। वॉरेन बफे की वैल्यू इन्वेस्टिंग की गहराई। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यह वॉरेन बफे की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है और चैप्टर 5 की नींव भी। इस अध्याय में लेखक रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम हमें समझाते हैं कि कैसे बफे कीमत और मूल्य के बीच के सूक्ष्म लेकिन बेहद अहम फर्क को पहचानते हैं और इसी के आधार पर वह दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में एक बने। बाजार में हर दिन लाखों शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन बफे इस शोर शराबे से अलग एक शांत दृष्टि अपनाते हैं। वह यह मानते हैं कि शेयर की कीमत हर दिन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उसका असली मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू स्थिर और विचारशील गणना से निकाला जाता है। बफे किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं। 1. कंपनी भविष्य में कितना कैश फ्लो उत्पन्न करेगी। 2. उस कैश फ्लो की वर्तमान में क्या कीमत बनती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। 3. कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा की गुंजाइश बनी हुई है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि वॉरेन बफे वैल्यू इन्वेस्टिंग की विचारधारा को बेंजामिन ग्राहम से सीखकर
और चार्ली मंगर की मदद से और परिपक्व बनाते हैं। जहां ग्राहम स्टैटिस्टिकल बार्गेन्स यानी बहुत सस्ते शेयरों में निवेश करते थे, वहीं बफे ने वैल्यू का मतलब केवल सस्ती कीमत से हटाकर हाई क्वालिटी बिजनेसेस एट फेयर प्राइस बना दिया। यानी वो अच्छी कंपनियों में भी निवेश करते हैं, भले ही वो थोड़ी महंगी लगें, अगर उनका इंट्रिंसिक वैल्यू उस कीमत से कहीं ज्यादा हो। बफे इस अंतर को समझाने के लिए अक्सर मिस्टर मार्केट का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस का हिस्सा है और आपका पार्टनर मिस्टर मार्केट है। हर दिन वो आपको उस बिजनेस को खरीदने या बेचने का एक नया दाम बताता है, कभी बहुत ऊंचा, कभी बहुत नीचा। आप पर कोई दबाव नहीं है कि आप हर बार सौदा करें। आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक मिस्टर मार्केट आपको एक सही कीमत नहीं देता। यही सोच बफे को भावनात्मक निवेश से बचाती है। जब बाजार डर या लालच में चलता है तो ज्यादातर निवेशक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन बफे इंट्रिंसिक वैल्यू पर टिके रहते हैं। जब कीमत उस मूल्य से नीचे जाती है तो वो खरीदते हैं, और जब कीमत बहुत ऊपर जाती है तो वो बेचते हैं या दूर रहते हैं। इस अध्याय में एक उदाहरण कोका कोला का दिया गया है। जब 1988 में बफे ने इसमें निवेश किया तो बहुत से लोगों को लगा कि यह कंपनी पहले से ही बहुत बड़ी है, इसमें ग्रोथ की संभावनाएं कम हैं। लेकिन बफे ने इसकी ब्रांड वैल्यू, वैश्विक पहुंच और ग्राहकों की वफादारी को देखकर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला। उन्होंने पाया कि कंपनी की कीमत उस समय उसके मूल्य से काफी कम थी और उन्होंने भारी निवेश किया। आने वाले वर्षों में यह निवेश उनके पोर्टफोलियो का सबसे सफल फैसला साबित हुआ। लेखक बताते हैं कि बफे के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ सस्ते स्टॉक्स खरीदना नहीं है, बल्कि असली मूल्य को पहचानना है। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे महत्वपूर्ण, अपने फैसले पर भरोसा चाहिए। चैप्टर 5 का सार यही है, अगर आप एक स्टॉक को केवल उसकी कीमत देखकर खरीदते हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका मूल्य पहचान कर खरीदते हैं तो आप निवेश कर रहे हैं। यही वह फर्क है जो वॉरेन बफे को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। अब जब हमने जाना कि मूल्य और कीमत में फर्क कैसे समझा जाता है, तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि वॉरेन बफे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कंपनी के दीर्घकालिक लाभ की क्या परिभाषा देते हैं और कैसे वो इसकी पहचान करते हैं। चैप्टर 6, टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। वॉरेन बफे की इकोनॉमिक मोट की परिभाषा। वॉरेन बफे का मानना है कि एक कंपनी में सिर्फ मुनाफा कमाने की क्षमता ही निवेश के लिए पर्याप्त नहीं होती। असली बात यह है कि क्या वह कंपनी आने वाले सालों में भी उसी मुनाफे को बनाए रख पाएगी या नहीं। चैप्टर 6 में लेखक रॉबर्ट हैगरस्ट्रॉम इस सिद्धांत पर रोशनी डालते हैं जिसे बफे इकोनॉमिक मोट यानी आर्थिक खाई कहते हैं। यह खाई उस कंपनी को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है और लंबे समय तक उसका मार्केट में वर्चस्व बनाए रखती है। बफे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बिजनेस का भविष्य उस पर निर्भर करता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से खुद को कितना अलग और सुरक्षित रख सकता है। यह सुरक्षा कई रूपों में हो सकती है, ब्रांड वैल्यू, कस्टमर लॉयल्टी, नेटवर्क इफेक्ट, लागत में बढ़त, पेटेंट्स या फिर रेगुलेटरी बाधाएं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण से, कोका कोला। बफे को इस कंपनी में जो चीज सबसे खास लगी वह थी उसकी ब्रांड वैल्यू और ग्लोबल पहचान। कोई भी नई कंपनी उतनी जल्दी कोका कोला जैसी ग्राहक वफादारी नहीं बना सकती। यही उस ब्रांड की इकोनॉमिक मोट है, एक ऐसी दीवार जो दूसरी कंपनियों को उसके मार्केट में घुसने से रोकती है। बफे यह मानते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन्स या सेल्स ग्रोथ देखना पर्याप्त नहीं है। एक असली निवेशक को यह समझना चाहिए कि वह मुनाफा लंबे समय तक कैसे टिकेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी बहुत अधिक मुनाफा कमा रही है लेकिन उसमें प्रवेश करना आसान है, तो जल्द ही नई कंपनियां उस मुनाफे को खा जाएंगी। लेकिन अगर उस कंपनी के पास कोई ऐसी विशेषता है जो दूसरों के लिए दोहराना मुश्किल है, तो वह टिकेगी। लेखक बताते हैं कि बफे प्राइसिंग पावर को भी एक बड़ा संकेत मानते हैं, यानी क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत बिना ग्राहक खोए बढ़ा सकती है। अगर हां, तो यह उस कंपनी की ताकत को दर्शाता है। सीज कैंडीज इसका एक उदाहरण है। जब बफे ने इस कंपनी को खरीदा तो उन्होंने देखा कि यह ब्रांड ग्राहकों के दिल में बसा हुआ है।
जब भी उन्होंने कीमत बढ़ाई, ग्राहक फिर भी आते रहे, क्योंकि उन्हें ब्रांड पर भरोसा था। बफे उन कंपनियों को पसंद नहीं करते जो सिर्फ सस्ते दामों पर सामान बेचकर प्रतिस्पर्धा करती हैं। उनका मानना है कि अगर आपकी एकमात्र ताकत लो प्राइस है, तो कोई और आकर आपसे भी सस्ता बेच देगा और आपके मुनाफे को खत्म कर देगा। इसलिए वह उन कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं जिनके पास कोई ऐसी खासियत हो जो ग्राहक को बार बार उसी कंपनी की तरफ खींचे। एक और उदाहरण है जिलेट। बफे ने देखा कि दुनिया भर के पुरुष हर रोज शेव करते हैं और उन्हें ब्लेड चाहिए। जिलेट का ब्रांड इतना मजबूत था कि ग्राहक बिना ज्यादा सोचे वही ब्लेड खरीदते हैं। यह दोहराव वाली मांग और ब्रांड लॉयल्टी कंपनी को एक टिकाऊ आर्थिक खाई देती है। चैप्टर 6 में बताया गया है कि वॉरेन बफे का निवेश दर्शन सिर्फ अच्छा बिजनेस खोजने का नहीं है, बल्कि ऐसा बिजनेस जो अच्छे से अच्छा बना रह सके खोजने का है। और यह तभी संभव है जब कंपनी के पास एक मजबूत, स्थायी और दोहराना मुश्किल प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो। इस अध्याय का सार यही है, जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करें, यह जरूर सोचें कि क्या यह कंपनी आने वाले 10 या 20 सालों में भी अपनी जगह बनाए रख पाएगी या नहीं। अगर जवाब हां है और उसके पीछे मजबूत कारण है, तो आप एक बेहतरीन निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब हमने जाना कि वॉरेन बफे टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को कैसे पहचानते हैं, तो चैप्टर 7 में हम सीखेंगे कि वो बाजार की अस्थिरता को कैसे देखते हैं और वो क्यों मानते हैं कि डर और लालच में बहना एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती है। चैप्टर 7, बाजार की अस्थिरता और निवेशक की मानसिकता। बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। यह वॉरेन बफे की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली पंक्तियों में से एक है और चैप्टर 7 की आत्मा भी। इस अध्याय में लेखक रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम हमें यह समझाते हैं कि बफे बाजार की अस्थिरता को किस नजरिए से देखते हैं और क्यों वे मानते हैं कि एक निवेशक का सबसे बड़ा शत्रु बाजार नहीं, बल्कि उसकी खुद की मानसिकता होती है। बाजार रोज ऊपर नीचे होता है, कभी बहुत तेज चढ़ता है तो कभी अचानक गिर जाता है। अधिकतर निवेशक इन उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं। वे भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं, डर के समय बेच देते हैं और लालच में आकर ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। लेकिन बफे ठीक इसके उलट सोचते हैं। बफे का मानना है कि बाजार की अस्थिरता कोई खतरा नहीं, बल्कि अवसर है। जब मार्केट में डर होता है और लोग अपने स्टॉक्स बेचने के लिए बेताब होते हैं, तो वही समय होता है जब असली मूल्य से कम कीमत पर बेहतरीन कंपनियां मिल सकती हैं। और जब बाजार में सब खुश हैं, शेयर ऊंचाई पर हैं और हर कोई पैसा लगा रहा है, तब बफे सावधान हो जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक मिस्टर मार्केट के सिद्धांत को फिर से सामने लाते हैं। बफे मानते हैं कि मिस्टर मार्केट हर दिन आपके दरवाजे आता है और आपको आपकी कंपनी का हिस्सा बेचने या खरीदने का प्रस्ताव देता है, कभी बहुत ऊंचे दाम पर, कभी बहुत कम। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप कब सौदा करें। आपको उसकी भावनाओं से नहीं बहना है, बल्कि अपने विवेक से काम लेना है। बाजार की गिरावट को बफे एक छूट, डिस्काउंट की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी पसंदीदा कंपनी आधी कीमत पर मिल रही है, तो यह डरने का नहीं, उत्साहित होने का समय है। लेकिन इसके लिए जरूरी है धैर्य, अनुशासन और स्वतंत्र सोच। लेखक बताते हैं कि बफे कभी भी मार्केट टाइमिंग नहीं करते, यानी वो यह अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करते कि बाजार कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि कंपनी की वैल्यू क्या है, और अगर उसे बाजार कम कीमत पर दे रहा है तो यह एक मौका है। बाजार की गिरावट में बहुत से लोग पैनिक करते हैं, न्यूज चैनल्स डर फैलाते हैं और निवेशक अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए बेचने लगते हैं। लेकिन बफे का व्यवहार उस समय सबसे शांत होता है। वो कहते हैं, अगर आपके पास एक मजबूत कंपनी है जो अच्छा बिजनेस कर रही है और आप उसे समझते हैं, तो बाजार की गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बफे क्यों बार बार लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर जोर देते हैं। वो मानते हैं कि अगर आप हर दिन बाजार देखेंगे तो आप भावनात्मक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप निवेश को एक बिजनेस की तरह देखेंगे तो आप धैर्यवान बन पाएंगे। बफे निवेश को एक इमोशन गेम नहीं, बल्कि रैशनल थिंकिंग गेम मानते हैं।
और यही कारण है कि उन्होंने हर बड़े संकट, चाहे वो 1987 का क्रैश हो, 2008 की मंदी हो या 2020 का कोविड संकट, हर बार निवेश के बेहतरीन मौके ढूंढे जब बाकी दुनिया डर के साए में थी। चैप्टर 7 का सबसे बड़ा संदेश यही है, अस्थिरता से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझना और उस पर नियंत्रण पाना है। एक अच्छा निवेशक वही है जो दूसरों की भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने विचारों और आकलन से निर्णय लेता है। अब जब हमने सीखा कि वॉरेन बफे बाजार की अस्थिरता को कैसे एक अवसर में बदलते हैं, तो चैप्टर 8 में हम जानेंगे कि वो किन कंपनियों में निवेश करते हैं और किस आधार पर वह किसी स्टॉक को बाय या इग्नोर करते हैं। चैप्टर 8, निवेश के लिए सही कंपनियों का चुनाव। वॉरेन बफे का निवेश दर्शन जटिल नहीं है, लेकिन वह बेहद गहराई और अनुशासन से भरा हुआ है। चैप्टर 8 में लेखक रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम यह विस्तार से समझाते हैं कि बफे किन मापदंडों के आधार पर किसी कंपनी को निवेश के लायक मानते हैं और कैसे वो ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जो लंबी अवधि में स्थिरता और समृद्धि दे सकें। बफे का पहला और सबसे अहम सिद्धांत है कंपनी को समझना, अंडरस्टैंड द बिजनेस। वह किसी भी कंपनी में तभी निवेश करते हैं जब उसका बिजनेस मॉडल उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट हो। वह ऐसे उद्योगों से दूर रहते हैं जिन्हें वह नहीं समझते। उन्हें न तो टेक्नोलॉजी के झटपट बदलते नियम पसंद है और न ही ऐसे व्यवसाय जिनका भविष्य अस्थिर हो। दूसरा मापदंड है स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बफे उन कंपनियों को पसंद करते हैं जिनके पास ऐसा लाभ हो जो आने वाले वर्षों में भी बना रह सके, चाहे वह मजबूत ब्रांड हो, पेटेंट हो, वितरण तंत्र हो या ग्राहक की वफादारी। यह सब एक इकोनॉमिक मोट बनाते हैं जो कंपनी को दूसरों से अलग और सुरक्षित बनाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है सक्षम और ईमानदार प्रबंधन, कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट। बफे कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत गंभीरता से परखते हैं। वह यह देखते हैं कि क्या कंपनी के लीडर्स शेयर होल्डर्स के हित में निर्णय लेते हैं, क्या वे पारदर्शी हैं और क्या उन्होंने खुद भी कंपनी में निवेश किया हुआ है। इसके बाद आता है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। बफे किसी कंपनी के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो को गहराई से देखते हैं। वो ऐसी कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी मजबूत हो, डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो और जो नियमित रूप से कैश फ्लो जनरेट करती हों। एक खास बात यह भी है कि बफे उन कंपनियों को ज्यादा पसंद करते हैं जो अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल विस्तार, पुनर्निवेश या डिविडेंड देने में करती हैं, न कि अनावश्यक अधिग्रहण या शो ऑफ में। इस अध्याय में रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम उदाहरण देते हैं बफे की कुछ प्रमुख निवेशों का, जैसे कि कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट और वेल्स फार्गो। इन सभी कंपनियों में बफे ने केवल उनके प्रोडक्ट्स या नाम के आधार पर नहीं, बल्कि गहरी विश्लेषण के आधार पर निवेश किया। कोका कोला में उन्होंने देखा कि इसकी वैश्विक पहुंच और ब्रांड वैल्यू समय के साथ और भी बढ़ेगी। अमेरिकन एक्सप्रेस में उन्होंने ग्राहक विश्वास और दोहराव वाली सेवा देखी। जिलेट में उन्होंने नियमित मांग और ब्रांड लॉयल्टी को समझा और वेल्स फार्गो में उन्होंने सशक्त बैंकिंग मॉडल और अच्छा मैनेजमेंट देखा। बफे का मानना है कि यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन मेनी कंपनीज, जस्ट अ फ्यू ग्रेट वंस। वे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन में विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि अगर आप किसी बिजनेस को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप उसमें आत्मविश्वास के साथ बड़ा निवेश कर सकते हैं। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि बफे कभी भी हॉट टिप्स या मार्केट ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते। वो कंपनियों का चुनाव ठोस आधारों पर करते हैं और एक बार जब वो किसी कंपनी को खरीद लेते हैं तो उसके साथ लंबे समय तक बने रहते हैं। चैप्टर 8 का मूल संदेश है कंपनियों में निवेश एक भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि विश्लेषण और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। आपको सिर्फ यह नहीं देखना है कि कंपनी आज क्या कर रही है, बल्कि यह समझना है कि वह भविष्य में क्या कर सकती है और क्या उसमें वह ताकत है जो अगले 10 या 20 वर्षों तक टिक सके। अब जब हमने यह जाना कि वॉरेन बफे सही कंपनियों का चयन कैसे करते हैं, तो चैप्टर 9 में हम सीखेंगे कि वे किसी स्टॉक की कीमत को उसके मूल्य से कैसे अलग करते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू की गणना कैसे करते हैं।
जो उनकी निवेश रणनीति की रीढ़ है। चैप्टर 9 वास्तविक मूल्य की गणना, वॉरेन बफे का इंट्रिंसिक वैल्यू मॉडल। चैप्टर 9 में लेखक रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम यह उजागर करते हैं कि वॉरेन बफे किसी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू यानी वास्तविक मूल्य को कैसे समझते और उसकी गणना करते हैं। बफे की निवेश रणनीति का यही केंद्र बिंदु है। वे सिर्फ इस बात से प्रभावित नहीं होते कि किसी स्टॉक की बाजार कीमत क्या है, बल्कि यह गहराई से जांचते हैं कि वह कंपनी असल में कितनी वैल्यू पैदा कर सकती है। बफे का मानना है कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी आप किसी स्टॉक के लिए जो पैसा देते हैं वह उसकी कीमत है, लेकिन आपको बदले में जो कंपनी दे सकती है वह उसका मूल्य है। और जब आप किसी चीज की कीमत से ज्यादा उसका मूल्य समझते हैं, तभी वह एक अच्छा सौदा बनता है। इस अध्याय में हैगस्ट्रॉम यह बताते हैं कि बफे डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF मॉडल पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यह एक गणना प्रक्रिया है जिसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले वर्षों में कोई कंपनी कितना कैश जनरेट करेगी और फिर उस कैश फ्लो को आज के मूल्य में डिस्काउंट किया जाता है। इस मॉडल में 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। 1. अनुमानित भविष्य का फ्री कैश फ्लो। 2. वह डिस्काउंट रेट जिससे उस भविष्य के पैसे को आज के मूल्य में बदला जाए। 3. टर्मिनल वैल्यू यानी भविष्य में जब कैश फ्लो की गणना बंद की जाती है तब तक का अनुमानित मूल्य। बफे उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जिनका फ्री कैश फ्लो स्थिर और अनुमान योग्य हो। उन्हें ऐसी कंपनियां नहीं पसंद जिनके कैश फ्लो में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में वास्तविक मूल्य की गणना अनिश्चित हो जाती है। डिस्काउंट रेट के रूप में बफे आमतौर पर उस दर का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें कम जोखिम वाली वैकल्पिक निवेश से मिल सकता है, जैसे कि सरकारी बॉन्ड की दर। उनका तर्क है कि अगर कोई कंपनी उस न्यूनतम दर से ज्यादा रिटर्न दे सकती है तो वह निवेश लायक है। इस चैप्टर में बफे के एक अन्य सिद्धांत मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर भी जोर दिया गया है। वे मानते हैं कि किसी भी इंट्रिंसिक वैल्यू की गणना अनुमान पर आधारित होती है और इसमें गलती की गुंजाइश होती है। इसलिए वे किसी स्टॉक को उसकी पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू पर नहीं खरीदते, बल्कि तब खरीदते हैं जब वह मूल्य से काफी कम कीमत पर मिल रहा हो, यानी सुरक्षा की गुंजाइश बनी हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू $100 है तो बफे उसमें तभी निवेश करेंगे जब वह $80 या $70 पर मिल रही हो। इससे यदि भविष्य की गणना थोड़ी गलत भी हो जाए तब भी नुकसान की संभावना कम रहती है। लेखक बताते हैं कि बफे यह मूल्यांकन केवल 1 साल या 2 साल के नजरिए से नहीं करते, वे 10, 20 या उससे भी अधिक वर्षों तक सोचते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई कंपनी लंबे समय तक कैश फ्लो जनरेट कर सकती है तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही गहरी और स्थिर होती है। इस अध्याय में कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे बफे के निवेशों का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने इन कंपनियों की भविष्य की कमाई को गहराई से समझा, उसे DCF मॉडल में लगाया और पाया कि बाजार में उनके स्टॉक्स उनकी वास्तविक वैल्यू से काफी नीचे बिक रहे थे। उन्होंने निवेश किया और समय ने साबित किया कि उनके आकलन सही थे। चैप्टर 9 का सार यही है, इंट्रिंसिक वैल्यू की समझ एक निवेशक की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप किसी स्टॉक की असली वैल्यू को समझ सकते हैं तो आप बाजार की भीड़ से अलग, शांत और आत्मविश्वास से भरे निवेशक बन सकते हैं। अब जब हमने जाना कि बफे किसी कंपनी की वास्तविक वैल्यू की गणना कैसे करते हैं, तो चैप्टर 10 में हम जानेंगे कि उनका पूरा निवेश दर्शन किन मानसिक सिद्धांतों पर आधारित है और कैसे वह तर्क, अनुशासन और धैर्य के मेल से काम करते हैं। चैप्टर 10 निवेश की मानसिकता, अनुशासन, धैर्य और तर्क की शक्ति। चैप्टर 10 में लेखक रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम हमें यह समझाते हैं कि वॉरेन बफे की निवेश शैली सिर्फ आंकड़ों, रिपोर्ट्स या कंपनियों के विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह गहराई से मानसिक शक्ति, तर्क और धैर्य पर टिकी हुई है। यह अध्याय दर्शाता है कि सफल निवेश केवल जानकारी का खेल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और आत्मनियंत्रण का भी खेल है। बफे यह मानते हैं कि निवेश में असली सफलता IQ से नहीं, बल्कि इमोशनल क्वोशेंट से आती है। आप कितने बुद्धिमान हैं, यह उतना जरूरी नहीं, बल्कि आप अपने इमोशंस को कितना काबू में रख सकते हैं, यह ज्यादा अहम है।
इस अध्याय में बताया गया है कि बफे 3 मानसिक सिद्धांतों पर जोर देते हैं। 1. रैशनैलिटी यानी तर्क पर टिके रहना। 2. पेशेंस यानी धैर्य बनाए रखना। 3. इंडिपेंडेंस यानी भीड़ से अलग सोचने की क्षमता। रैशनैलिटी का अर्थ है जब सब लोग डर से बेच रहे हों तो आप शांत रहकर तथ्यों के आधार पर सोचें। जब हर कोई लालच में खरीद रहा हो तो आप संयम बनाए रखें। बफे खुद को रैशनल थिंकर मानते हैं। वे हर निर्णय को ठंडे दिमाग से बिना भावनाओं के हस्तक्षेप के लेते हैं। पेशेंस यानी धैर्य बफे के निवेश दर्शन की रीढ़ है। वो कहते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, यानी शेयर बाजार में पैसा जल्दबाज लोगों से निकलकर उन लोगों के पास जाता है जो इंतजार कर सकते हैं। वे स्टॉक्स को पिक करके उन्हें सालों तक पकड़े रखते हैं क्योंकि उन्हें कंपनियों के विकास में समय देना आता है। इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र सोच बफे किसी भीड़ या लोकप्रिय राय के पीछे नहीं चलते। वे भले ही पूरी दुनिया के उलट निर्णय लें, लेकिन अगर उन्हें अपने विश्लेषण पर भरोसा है तो वे वही करेंगे जो उन्हें सही लगता है। लेखक बताते हैं कि बफे ने कई बार ऐसे समय में निवेश किया जब बाकी सब डर के मारे पीछे हट रहे थे और वही फैसले बाद में बेहद लाभकारी साबित हुए। बफे मानसिकता को मजबूत रखने के लिए एक और सिद्धांत पर जोर देते हैं, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी आपको उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जिन्हें आप सच में समझते हैं। इससे न केवल आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक स्थिर रहते हैं। लेखक बताते हैं कि बफे मीडिया, मार्केट एक्सपर्ट्स और शॉर्ट टर्म खबरों से दूरी बनाकर रखते हैं। उन्हें न तो ब्रेकिंग न्यूज प्रभावित करती है न ही मार्केट प्रिडिक्शंस। उनका ध्यान केवल कंपनी की फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर होता है। बफे यह भी कहते हैं कि निवेश एक ऐसा खेल है जिसमें कोई कदम न उठाना भी एक निर्णय होता है। उन्हें नो कहने की कला आती है। वे हर नए अवसर पर कूदने की जगह केवल उन्हीं गिने चुने अवसरों पर ध्यान देते हैं जिनमें उन्हें पूरा भरोसा हो। चैप्टर 10 हमें यह सिखाता है कि एक महान निवेशक बनने के लिए आपको केवल किताबें और बैलेंस शीट नहीं पढ़नी चाहिए, आपको खुद को भी पढ़ना आना चाहिए। अपनी भावनाओं पर काबू, भीड़ से अलग सोचने की ताकत और समय के साथ चलने की समझ ही बफे की सबसे बड़ी ताकत है। अब जब हमने यह जाना कि वॉरेन बफे की मानसिकता और निवेश दर्शन कितने गहरे और अनुशासित हैं, तो चैप्टर 11 में हम जानेंगे कि उन्होंने अपने पूरे करियर में किन विशेष सिद्धांतों को बार बार दोहराया और कैसे उन्होंने इन्हें अपने लाइफस्टाइल और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना लिया। चैप्टर 11 दोहराए गए सिद्धांत, बफे की स्थिर सोच और रणनीतिक अनुशासन। चैप्टर 11 में लेखक रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम यह गहराई से समझाते हैं कि वॉरेन बफे की सफलता का एक बड़ा कारण है उनके द्वारा बार बार अपनाए गए सिद्धांत। बफे अपने मूल निवेश सिद्धांतों से कभी नहीं भटके, चाहे बाजार का माहौल कैसा भी रहा हो। यह अध्याय बताता है कि कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता और डिसिप्लिन यानी अनुशासन ही वह नींव है जिन पर उन्होंने अपना निवेश साम्राज्य खड़ा किया। बफे के निवेश जीवन में कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था। उन्होंने बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावशाली सिद्धांतों को चुना और फिर उन्हें लगातार वर्षों तक अनुशासन के साथ अपनाया। उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे उन्होंने हर निवेश निर्णय में लागू किया, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इस अध्याय में लेखक उन कोर प्रिंसिपल्स की चर्चा करते हैं जिन्हें बफे बार बार दोहराते हैं। 1. बाय वंडरफुल कंपनीज एट फेयर प्राइसेस। बफे कभी भी केवल सस्ते स्टॉक्स नहीं खरीदते, वे उन कंपनियों को चुनते हैं जो गुणवत्ता में बेहतरीन हों और अगर वे उचित कीमत पर मिल रही हों तो तुरंत निवेश करते हैं। 2. थिंक लॉन्ग टर्म। बफे का निवेश कभी कुछ महीनों या साल भर के लिए नहीं होता। वे सोचते हैं कि अगर यह कंपनी बाजार बंद हो जाने के बाद भी अगले 10 वर्षों तक मेरे पास रहे तो क्या मैं इसके साथ रहना चाहूंगा। अगर जवाब हां है तभी वे उसमें निवेश करते हैं। 3. मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले बफे सुनिश्चित करते हैं कि उसके मूल्य और कीमत के बीच पर्याप्त अंतर हो ताकि भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा बनी रहे। 4. स्टे विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस।
बफे उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करते हैं जिनके बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाएं उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आती हैं। वे टेक्नोलॉजी कंपनियों से लंबे समय तक दूर रहे क्योंकि उन्हें वह दुनिया स्पष्ट नहीं दिखती थी। 5. इग्नोर मार्केट नॉइज। बफे कभी मार्केट ट्रेंड्स, मीडिया हाइप या एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शंस के पीछे नहीं भागे। उन्होंने हमेशा कहा कि मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू इंस्ट्रक्ट यू। यानी बाजार आपकी सेवा के लिए है, आपको निर्देश देने के लिए नहीं। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि बफे ने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इन्हें अपने निजी जीवन में भी उतारा। उनका जीवन बेहद साधारण, अनुशासित और स्पष्ट सोच वाला रहा है। वे आज भी उसी साधारण घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनके लिए स्थायित्व, स्पष्टता और सादगी ही असली ताकत है। बफे यह भी मानते हैं कि दोहराव यानी रेपिटेशन ही परिपक्वता की निशानी है। वे कहते हैं कि अगर आप कुछ सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं तो बार बार नए रास्ते खोजने की जरूरत नहीं होती। बस उन्हीं सिद्धांतों को ईमानदारी से लागू करते जाइए, सफलता खुद ब खुद मिलती जाएगी। इस चैप्टर में बफे के एक उद्धरण को विशेष रूप से उद्धृत किया गया है। द चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। यानी आदतों की जंजीरें शुरुआत में महसूस नहीं होती, लेकिन जब तक आप उन्हें पहचानते हैं तब तक वो इतनी भारी हो चुकी होती हैं कि तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बफे ने शुरुआत से ही अपने सोचने, पढ़ने और निवेश करने के तरीकों को अनुशासन और स्पष्टता के साथ गढ़ा। चैप्टर 11 का संदेश बहुत स्पष्ट है, जटिलता से नहीं बल्कि स्थिरता से जीत होती है। बफे ने जो सिद्धांत एक बार समझे उन्हें जीवन भर दोहराया। उन्होंने समय, धैर्य और अनुशासन को मिलाकर एक ऐसी निवेश रणनीति तैयार की जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाती रही। अब जब हमने जाना कि वॉरेन बफे के जीवन और निवेश दर्शन में दोहराए गए सिद्धांतों की क्या भूमिका है, तो चैप्टर 12 में हम सीखेंगे कि उनका व्यवहारिक निर्णय कैसे काम करता है। यानी वे जब किसी मौके को देखते हैं तो उसे पकड़ने का तरीका क्या है और क्यों वे कहते हैं When it's raining gold, reach for a bucket, not a thimble. चैप्टर 12। अवसर को पहचानना और पूरी ताकत से पकड़ना। जब बरस रहा हो सोना तो बाल्टी लेकर आओ। When it's raining gold, reach for a bucket, not a thimble. वॉरेन बफे की यह लाइन केवल मजाकिया नहीं बल्कि उनके पूरे निवेश दर्शन का एक गहरा संकेत है। जब जिंदगी आपको एक असाधारण अवसर दे तो उसे हल्के में मत लो, उसे पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ पकड़ो। चैप्टर 12 में लेखक रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम इस बात को विस्तार से समझाते हैं कि बफे मौके का इंतजार क्यों करते हैं और फिर उसे पकड़ने में बिल्कुल भी संकोच क्यों नहीं करते। बाजार हर समय अवसर नहीं देता। बफे का मानना है कि असली अवसर बहुत कम आते हैं, शायद सालों में एक बार या दशक में कुछ बार, लेकिन जब वह आता है तो अधिकतर लोग या तो उसे पहचान नहीं पाते या फिर डर के कारण उस पर पूरा दांव नहीं लगाते। बफे इस मानसिकता के उलट हैं। वे सालों इंतजार करते हैं, अपने सिद्धांतों के अनुसार स्टॉक्स को परखते हैं और जब उन्हें कोई कंपनी बेहद कम कीमत पर मिलती है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं ज्यादा होती है तो वे उसमें छोटे मोटे निवेश नहीं करते। वे कहते हैं गो बिग और गो होम। इस अध्याय में बफे के कई ऐतिहासिक निर्णयों का जिक्र है। उदाहरण के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस में उनका निवेश। 1963 में जब कंपनी एक स्कैंडल में फंसी थी तब बाजार में उसका स्टॉक धड़ाम से गिर गया, लेकिन बफे ने गहराई से विश्लेषण किया और समझा कि कंपनी का मूल बिजनेस अब भी मजबूत है। उन्होंने उस समय अपनी कुल संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक कंपनी में लगा दिया और यह निर्णय वर्षों बाद कई गुना लाभ देने वाला साबित हुआ। लेखक बताते हैं कि यह साहस और आत्मविश्वास कोई जुआ नहीं था। बफे ने उस निवेश से पहले महीनों रिसर्च की थी, स्टेक होल्डर्स से बात की थी और ग्राउंड रियलिटी को समझा था। जब उन्हें यकीन हो गया कि डर केवल बाजार की भावना है और असल में कंपनी सुरक्षित है, तभी उन्होंने बाल्टी निकाली। बफे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर की कीमत को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे मानते हैं
कि अगर आपने एक अच्छा अवसर छोड़ दिया तो वह भी एक नुकसान है। इसलिए जब ऐसा कोई मौका आता है जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर है और जो सभी मूल सिद्धांतों पर खरा उतरता है, तो उसमें छोटा निवेश करना समझदारी नहीं बल्कि गलती है। इस चैप्टर में एक और पहलू सामने आता है, प्रिपेयर्डनेस। बफे हमेशा तैयार रहते हैं। वे रोजाना घंटों पढ़ते हैं, कंपनियों की बैलेंस शीट्स और वार्षिक रिपोर्ट्स को समझते हैं और अवसर का विश्लेषण करते हैं ताकि जब सोने की बारिश हो तो वे बाल्टी लेकर तुरंत पहुंच सकें। वे यह भी मानते हैं कि ऐसे मौकों पर लोग इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वे भावनात्मक हो जाते हैं। डर, मीडिया का दबाव या दूसरों की राय उन्हें रोक देती है। लेकिन बफे का नियम साफ है, डू योर ओन थिंकिंग एंड ट्रस्ट योर एनालिसिस। चैप्टर 12 का सार यही है, अवसर रोज नहीं आते, इसलिए जब आए तो उन्हें पहचानो, भरोसा करो और पूरे साहस के साथ उस पर काम करो। छोटी सोच, छोटे दांव और झिझक आपको पीछे ले जाती है, लेकिन गहरी समझ, तैयारी और आत्मविश्वास आपको निवेश की दुनिया में ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। अब जब हमने जाना कि वॉरेन बफे अवसर को कैसे देखते हैं और कैसे पूरी ताकत से उन्हें पकड़ते हैं, तो चैप्टर 13 में हम उनके समग्र निवेश दर्शन को एक सूत्र में समेटते हैं, यानी द वॉरेन बफेट वे क्या है और हम इससे व्यक्तिगत निवेश के स्तर पर क्या सीख सकते हैं। चैप्टर 13, द वॉरेन बफे वे, संपूर्ण निवेश दर्शन की एक झलक। चैप्टर 13 में लेखक रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम वॉरेन बफे के संपूर्ण निवेश दर्शन को एक सूत्र में समेटते हैं, यानी वो कौन से मूलभूत सिद्धांत, सोचने का तरीका और व्यवहारिक आदतें हैं जिन्होंने बफे को न केवल सबसे सफल निवेशकों में शामिल किया बल्कि उन्हें निवेश की दुनिया का एक रोल मॉडल बना दिया। इस अध्याय में बताया गया है कि द वॉरेन बफेट वे कोई रहस्यमयी तकनीक या जटिल गणना नहीं है, बल्कि यह सादा, व्यावहारिक और गहराई से सोचने वाली प्रक्रिया है जिसमें तर्क, धैर्य, अनुशासन और चरित्र, ये 4 स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेखक इस अध्याय में बफे के 13 प्रमुख सिद्धांतों को एक लचीले लेकिन मजबूत ढांचे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 1. सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल बिजनेस। बफे हमेशा उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल सीधा और आसानी से समझने योग्य हो। 2. कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री। उन्होंने बार बार कहा है कि जिस कंपनी का प्रदर्शन साल दर साल स्थिर हो वही निवेश योग्य है। 3. फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। बफे यह देखना पसंद करते हैं कि कंपनी का भविष्य उज्जवल है या नहीं, क्या वह अगले 10 या 20 सालों तक अच्छा कर सकती है। 4. रैशनल मैनेजमेंट। कंपनी का नेतृत्व ईमानदार, विवेकशील और निवेशकों के हित में काम करने वाला होना चाहिए। 5. रिटर्न ऑन इक्विटी। बफे रिटर्न ऑन इक्विटी को मुनाफे की असली नाप मानते हैं। यह बताता है कि कंपनी मालिकों के पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। 6. ओनर अर्निंग्स। बफे केवल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं देखते, वे कंपनी द्वारा उत्पन्न ओनर अर्निंग्स यानी असली नकद लाभ को ध्यान में रखते हैं। 7. लो डेट। उन्हें ऐसी कंपनियां पसंद हैं जो कम कर्ज पर चल रही हों, क्योंकि भारी कर्ज कंपनियों को संकट के समय कमजोर बना देता है। 8. प्रॉफिट मार्जिन्स। बफे उन कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन ऊंचा हो और वह समय के साथ बढ़ रहा हो। 9. इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन। बफे किसी भी निवेश से पहले उसका वास्तविक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, समझते हैं और यह तय करते हैं कि बाजार उस कंपनी को कम कीमत पर बेच रहा है या नहीं। 10. मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर निवेश निर्णय में वे सुरक्षा की गुंजाइश रखते हैं ताकि संभावित गलत अनुमान का भी नुकसान न हो। 11. लॉन्ग टर्म होल्डिंग। बफे का मानना है कि बेस्ट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, यानी अगर कंपनी सही है तो उसे हमेशा के लिए रखा जा सकता है। 12. इंडिपेंडेंट थिंकिंग। वो कभी भी भीड़ की नकल नहीं करते, उनकी सोच स्वतंत्र, स्पष्ट और विश्लेषण आधारित होती है। 13. इमोशनल डिसिप्लिन। शेयर बाजार में सफलता का सबसे बड़ा राज है खुद की भावनाओं पर नियंत्रण। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि द वॉरेन बफेट वे सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं करता, यह जीवन जीने की एक शैली है।
ये सिखाता है कि गहराई से सोचो, जल्दी मत करो, संयम रखो और वही करो जो तुम समझते हो। बफे ने यह सिद्ध किया कि आप अगर सच्चे, ईमानदार और अनुशासित हो तो आप लंबे समय में अविश्वसनीय परिणाम पा सकते हो, चाहे आपके पास कितना भी कम संसाधन क्यों ना हो। रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम इस अध्याय को इस विचार के साथ समाप्त करते हैं, आप वॉरेन बफे नहीं बन सकते, लेकिन आप द वॉरेन बफेट वे को अपना सकते हैं। आप अपने निवेश में वही अनुशासन, वैसा ही धैर्य और वैसी ही गहराई ला सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी उस रास्ते पर चलेंगे जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। इस प्रकार चैप्टर 13 एक सारगर्भित, स्पष्ट और प्रेरणादायक निष्कर्ष है जो न केवल निवेशकों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो सोच समझकर, स्थिरता के साथ और मूल्यों पर आधारित जीवन जीना चाहता है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनकर पूरा किया द वॉरेन बफेट वे किताब का सफर। यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सोच की यात्रा थी। एक ऐसी सोच जो बताती है कि अमीरी केवल पैसों से नहीं, बल्कि नजरिए, धैर्य और अनुशासन से आती है। वॉरेन बफे ने जिस सादगी से अरबों की दुनिया को जीता, वो हम सबके लिए एक जिंदा मिसाल है। चाहे आप किसी गांव के शांत कोने में बैठे हैं, खेतों की पगडंडियों पर चलकर थक कर लौटे हों, या किसी शहर की भागदौड़ में मेट्रो की भीड़ में खड़े होकर कुछ नया सुनने का मन बना रहे हों, ये आवाज, ये कहानियां, ये किताबें आपके लिए हैं। हमारा चैनल हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। ये एक दिल से निकली हुई कोशिश है जो शहरों की रफ्तार और गांवों की मिट्टी दोनों से जुड़ी है। हम यहां उन लोगों के लिए कहानियां सुनाते हैं जो सीखना तो चाहते हैं, लेकिन न तो हमेशा किताबें खरीद सकते हैं, न ही उन्हें पढ़ने का वक्त निकाल पाते हैं। यहां हम आपको किताबों की उन बातों से मिलवाते हैं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं हो, उन विचारों से जिनमें वो ताकत है जो किसी रिक्शा चलाने वाले को निवेशक बना सकती है, किसी मास्टर जी के बेटे को उद्यमी बना सकती है और किसी घरेलू महिला को आत्मनिर्भर सोचने पर मजबूर कर सकती है। हर चैप्टर में जब आप हमारी आवाज सुनते हैं, समझिए जैसे कोई बड़ा भाई आपको धीमे से समझा रहा है, जैसे कोई गांव की चौपाल में बैठकर कह रहा हो, भाई ये बात ध्यान से सुन, ये तेरे काम की है। हमारे शब्दों में आपको कभी कक्षा की शांति मिलेगी, तो कभी किसान के खेत जैसी सच्चाई, कभी लगेगा जैसे ये कहानी किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस की है, तो अगले ही पल लगेगा, अरे ये तो मेरी ही जिंदगी की बात है। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सुनते हैं तो हम एक रिश्ता बना लेते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ सब्सक्राइब और व्यूज तक नहीं जाता, बल्कि आपके सफर का साथी बन जाता है। आप सुबह खेत में काम करते हुए सुने या रात को छत पर लेटे तारों के नीचे, ये आवाज आपको नए ख्वाब दिखाएगी। तो आइए इस परिवार का हिस्सा बनिए। हम हर हफ्ते आपके लिए नई किताबें लाते हैं, नए विचार लाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप जहां भी हों, जैसे भी हों, आगे बढ़ने का रास्ता कभी रुके नहीं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि अगली बार जब हम कोई नई सोच लेकर आएं तो सबसे पहले वही आवाज आपके कानों तक पहुंचे। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपके सपनों को आवाज देते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल शहर की रफ्तार और गांव की मिट्टी दोनों से जुड़ा एक सच्चा साथी।